आज विश्व कविता दिवस है। हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। कवियों और कविता की सृजनात्मक महिमा को सम्मान देने के लिए यूनेस्को ने 1999 में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। इस मौके पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की ओर से शबद विश्व कविता उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आज के दिन अगर कुछ बेहतरीन कविताएं न पढ़ी जाएं तो इस दिन को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगी इन्हीं बेहतरीन कविताओं में से मेरी कुछ चुनिंदा पसंदीदा कविताएं। पहली कविता पढ़ते हैं अज्ञेय जी की, जिसका नाम है योगफल। सुख मिला उसे हम कह ना सके, दुख हुआ उसे हम सह ना सके, संस्पर्श बृहत का उतरा सुर सरिसा हम बह ना सके, यूं बीत गया सब हम मरे नहीं, पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह ना सके। दूसरी कविता हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसका नाम है राजे ने अपनी रखवाली की। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुईं, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। आइए अब सुनते हैं नागार्जुन जी की बेहद ही खूबसूरत कविता गुलाबी चूड़ियां। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा, छलक रहा था दूध या वात्सल्य बड़ी बड़ी आँखों में, तरलता हावी थी सीधे सीधे प्रश्न पर। और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर और मैंने झुक कर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की ये गुलाबी चूड़ियाँ। और अब ये कविता है महादेवी वर्मा की, जिसका नाम है दीपक में पतंग जलता क्यों। दीपक में पतंग जलता क्यों, प्रिय की आभा में जीता फिर, दूरी का अभिनय करता क्यों, पागल रे पतंग जलता क्यों। उजियाला जिसका दीपक है मुझ में भी है वह चिंगारी, अपनी ज्वाला देख अन्य की ज्वाला पर इतनी ममता क्यों। गिरता कब दीपक दीपक में तारक कब घुलता, तेरा ही उन्माद शिखा में जलता है फिर आकुलता क्यों। पाता जड़ जीवन जीवन से तम दिन में मिल दिन हो जाता, पर जीवन के आभा के कण एक सदा भ्रम में फिरता क्यों। जो तू जलने को पागल है, आंसू का जल स्नेह बनेगा, धूमहीन निस्पंद जगत में जल बुझ या क्रंदन करता क्यों। दीपक में पतंग जलता क्यों, दीपक में पतंग जलता क्यों। और अब ये बेहद खूबसूरत कविता लिखी गई है पाश द्वारा, जिसका नाम है अब विदा लेता हूँ। अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती,
उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, ईख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की शक्ति को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों को तैरना था और मेरे छाती के बालों की नरम शॉल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और ज़िंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी वह कविता, तो वह वैसे ही दम तोड़ देती। तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर मेरी दोस्त कविता मुझसे बहुत ही निस्तत्व हो गई है। जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ आए हैं और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना ज़रूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज़ को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस स्थिति में मेरी तरफ चुंबन के लिए बढ़े होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना या तेरी कमर के लहरने की समुद्र की सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचे पन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। और अब मैं विदा लेता हूँ मेरी दोस्त। हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चांदनी में पगी हुई ईख की सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, या हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रहीं, और उन आम जगहों का जो हमारे मिलन से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरे दिल लगाए रखती थी तेरे इंतज़ार में। रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का, जो तुम्हारी लरजती चाल के सामने हमेशा बिछ जाता था। टींडों से उतरी कपास का, जिसने कभी भी कोई उज्र न किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। गन्नों पर तैनात पिद्दियों का, जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी। जवान गेहूं की बालियों का, जो हम बैठे हुए न सही लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्हे फूलों का, जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग केसर झाड़ने का। मैं आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़ कर बना हूँ, और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा। मेरे पास आभार है, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिन की कोई कल्पना करे। प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरी दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना। जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर न खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीर कर मिलन और विदा होना बड़ी शूरवीरता का काम होता है मेरी दोस्त। मैं अब विदा लेता हूँ। तू भूल जाना मैंने तुम्हें किस तरह पलकों में पाल कर जवान किया, कि मेरी नज़रों ने क्या कुछ नहीं किया। तेरे नक्शों की धार बांधने में कि मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत कर दिया। तेरा चेहरा कि मेरे आलिंगनों ने तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाला।
तो यह सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरी दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना। इस बेहद मार्मिक कविता को पढ़ने के बाद मुझे सबीर हका की कुछ बेहतरीन छोटी छोटी कविताएं याद आई। मैं चाहूँगी कि हम वो कविताएं सुने। आज के दिन उन कविताओं का क्या महत्व है, उनका अस्तित्व हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब आप सभी बहुत बखूबी जोड़ सकते हैं। तो अब मैं पेश करना चाहूँगी सबीर हका की कुछ बेहतरीन कविताएं। सबीर हका की पहली कविता जो है उसका नाम है शहतूत। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहाँ गिरता है उतनी ज़मीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। इनकी दूसरी कविता का नाम है ईश्वर। ईश्वर भी एक मजदूर है, ज़रूर वह वेल्डरों का भी वेल्डर होगा। शाम की रोशनी में उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल होती हैं, रात उसकी कमीज पर छेद ही छेद होते हैं। अगली कविता का नाम है बंदूक। अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार न किया होता तो कितने लोग दूर से ही मारे जाने से बच जाते। कई सारी चीजें आसान हो जाती, उन्हें मजदूरों की ताकत का एहसास दिलाना भी कहीं ज्यादा आसान होता। अगली कविता का नाम है मृत्यु का खौफ। ताउम्र मैंने इस बात पर भरोसा किया कि झूठ बोलना गलत है, गलत होता है किसी को परेशान करना। ताउम्र मैं इस बात को स्वीकार किया कि मौत भी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसके बाद भी मुझे मृत्यु से डर लगता है। डर लगता है दूसरी दुनिया में भी मजदूर बने रहने से। इनकी अगली कविता है मेरे पिता। अगर अपने पिता के बारे में कुछ कहने की हिम्मत करूं तो मेरी बात का भरोसा करना। उनके जीवन ने बहुत कम आनंद किया। वह शख्स अपने परिवार के लिए समर्पित था। परिवार की कमियों को छिपाने के लिए उसने अपना जीवन कठोर और खुरदुरा बना लिया, और अब अपनी कविताएं छपवाते हुए मुझे सिर्फ एक बात का संकोच होता है कि ये मेरे पिता पढ़ नहीं सकते। और अब आखिरी कविता सबीर हका जी की, जिसका नाम है घर। मैं पूरी दुनिया के लिए कह सकता हूँ यह शब्द, दुनिया के हर देश के लिए कह सकता हूँ, मैं आसमान को भी कह सकता हूँ, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को भी, लेकिन तेहरान की इस बिना खिड़की वाले किराए के कमरे को नहीं कह सकता। मैं इसे घर नहीं कह सकता। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेती हूँ।